हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्वराजिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं इमर्जेंस ऑफ स्वराजिस्ट। किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में या इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस फेज के अंदर, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने थर्ड फेज के अंदर एंटर कर चुका है और यहाँ पे गांधी जी की लीडरशिप जो है वो डोमिनेट कर रही है, या वी कैन से यहाँ पे हेगेमोनी ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी वाज क्लियर्ड। तो स्वराजिस्ट आइडियोलॉजी या स्वराजिस्ट का इमरजेंस होने के पीछे मेन कारण था सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। 1922 में हमने देखा, लास्ट सेशन में डिस्कस किया हमने कि किस तरह से चोरी चोरा का इंसिडेंट होने के बाद से ही गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब अपना वॉयलेंट टर्न लेता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं टू सेव द मूवमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश एट्रोसिटी या ब्रिटिश सप्रेशन। और इसी के साथ जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर वापस से पॉलिटिकल पैसिविटी आ जाती है। तो इस वजह से कांग्रेस के कुछ जो लीडर थे वो इस चीज से सेटिस्फाई नहीं थे, गांधी जी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं थे। वो चाहते थे कि नॉन कॉर्पोरेशन को और ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म तक लेके जाए और नॉन कॉर्पोरेशन को कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन एज आई सेड कि गांधी जी जो है, गांधी जी की आइडियोलॉजी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को डोमिनेट कर रही थी। इस वजह से गांधी जी जैसा कहते थे, बाकी जो कांग्रेस के नेशनलिस्ट थे वो भी उस चीज को अबाइड करते थे या फॉलो करते थे। तो इस वजह से यहाँ पे स्वराजिस्ट आइडियोलॉजी के लोग या स्वराजिस्ट नेशनलिस्ट जो है वो एमर्ज होते हैं आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, या वी कैन से विड्रॉल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। तो यहाँ पे गांधी जी के इस सस्पेंशन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंशन करने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे गांधी जी खुद अरेस्ट हो जाते हैं। गांधी जी को भी 6 साल की सजा सुना दी जाती है। तो अब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण जो लीडरशिप है या जो कांग्रेस नेशनलिस्ट है उनके बीच में कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है वो प्रिवेल होने लगी कि अब गांधी जी जब जेल चले गए हैं तो किस तरह की स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए या क्या मूवमेंट हमें चलाना चाहिए सो दैट कि पॉलिटिकल एक्टिविटी बनी रहे इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन के बाद और गांधी जी के जेल जाने के बाद जब इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीटली पेसिविटी के अंदर चला गया है ना, पेसिविज्म प्रिवेल्ड होने लगी और लीडर्स के अमंग कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होने लगी, तो वहां से दो फ्रैक्शन जो है वो अराइज होते हैं। एक फ्रैक्शन जो था वो ये चाहता था कि नहीं, नॉन कॉर्पोरेशन को कंटिन्यू रखा जाए, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन है ये कांग्रेस के नेशनलिस्ट या जो कांग्रेस के नेशनलिस्ट लीडर है उनके बीच में ही बन रहा है। कुछ कांग्रेस के लीडर जो ये चाह रहे थे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को है कंटिन्यू रखा जाए, गांधी जी को वो अपना लीडर और उनकी आइडियोलॉजी को तो मानते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि सस्पेंशन नहीं करना चाहिए मूवमेंट का, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एनी फॉर्म के अंदर जो है वो कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। और एक सेक्शन ये था जो ये कह रहा था कि 1922 के बाद जब गांधी जी जेल चले गए तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि अब तुम जो है ट्रूस की फेज है, हमने बताया स्ट्रगल ट्रूस, स्ट्रगल की जो स्ट्रेटेजी है गांधी जी की, तो स्ट्रगल के अंदर वो मूवमेंट को लॉन्च करते थे एंड ट्रूस की फेज के अंदर जो उनके कंस्ट्रक्टिव वर्क थे या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे उनके ऊपर फोकस करते थे। तो जो दूसरा फ्रैक्शन था वो ये मानता था कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के ऊपर वर्क किया जाए इन दिस फेज, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है और पॉलिटिकल पैसिविज्म है और मतलब ट्रूस की स्थिति है तब। और जैसे कि गांधी जी की आइडियोलॉजी ने मतलब जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया तो उन्होंने हर चीज को बॉयकॉट करने को कहा था। यहाँ पे जो नेशनलिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट थे या गवर्नमेंट जुडिशरी इंस्टीट्यूट थे, सारे जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह थे या जो गवर्नमेंट मशीनरीज थी उनको बॉयकॉट करने को कहा था। इवन गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ये भी कहा था कि जो 1923 के अंदर हेल्ड होने हैं, 1923 के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, न्यूली फॉर्म्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो उसके उस इलेक्शन को भी बॉयकॉट करना है, ठीक है। लेकिन
मैंने अब यहाँ पे कहा कि जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का सस्पेंशन हो गया तो कुछ कांग्रेस लीडर चाहते थे कि हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किसी भी फॉर्म के अंदर कंटिन्यू रखना चाहिए, और कुछ चाहते थे कि नहीं, हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को अब सस्पेंड कर देना चाहिए पूरी तरह से, और गांधी जी ने जैसे कहा है वैसा ही करना चाहिए, यानी हमें कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की तरफ वर्क करना चाहिए। तो यहाँ से दो फ्रैक्शन जो है वो क्रिएट होता है। एक फ्रैक्शन जो चाहता था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू रखना, वो कहलाए स्वराजिस्ट, ठीक है, या वी कैन से प्रो चेंजर, स्वराजिस्ट या प्रो चेंजर, यानी चेंजेस चाहते थे। यानी कि इनकी आइडियोलॉजी थी कि हम जो है काउंसिल जो इलेक्शन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करके हम मेजोरिटी क्रिएट करें इलेक्ट होके, है ना, इलेक्शन का पार्टिसिपेशन कर इलेक्शन के अंदर भाग ले, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें, देन वहां से विन करके हम मेजोरिटी क्रिएट करें, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के मेजोरिटी लाए, और इसी के साथ जो भी गवर्नमेंट बिल वगैरह पास करती है और वो इंडियन इंटरेस्ट को अगर सर्व नहीं कर रहे हैं, सेफगार्ड नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम वहां पे रहते हुए, सिस्टम में रहते हुए बॉयकॉट या फिर नॉन कॉर्पोरेशन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली स्वराजिस्ट वांट के जो नॉन कॉर्पोरेशन है वो सिस्टम के अंदर रहते हुए भी हम उसे कंटिन्यू करें, ठीक है। सिस्टम से बाहर रह के नॉन कॉर्पोरेशन को चलाना विल बी नॉट दैट ग्रेटफुल देन दैट की सिस्टम में रहते हुए हम चीज को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू करें। तो इस वजह से स्वराजिस्ट जो थे वो ये चाहते थे कि हम इलेक्शन को बॉयकॉट ना करके यहाँ पे इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की जो डिमांड है उसको हम और ज्यादा एक्सेजरेट करें। तो ये चीज चाहते थे स्वराजिस्ट, ठीक है। और दूसरे जो ये चीज नहीं चाहते थे, ओनली गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के साथ ही अबाइड करते थे या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पर ही फोकस कर रहे थे, अडेयर कर रहे थे उन चीजों को, वो कहलाए यहाँ पे नो चेंजर, ठीक है। तो स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर, दो फ्रैक्शन यहाँ पे बन जाते हैं, स्वराजिस्ट और नो चेंजर। स्वराजिस्ट विल ऑल्सो कॉल्ड प्रो चेंजर, यानी दे वॉन्ट चेंजेस, That's why they took participation in legislative council, जो 1923 के अंदर इलेक्शन होते हैं उनके अंदर ये इलेक्शन में भाग भी लेते हैं, जीत के भी जाते हैं, और वेरियस इनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट भी होती है बाय कंटेस्ट द इलेक्शन। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो स्वराजिस्ट है वो एमर्ज हुए एज अ रेस्पॉन्स टू गांधीयन प्रोग्राम ऑफ पोस्ट नॉन कॉर्पोरेशन पीरियड, यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के एंड होने के बाद जो चीजें हुई उसके रेस्पॉन्स में स्वराजिस्ट आइडियोलॉजी जो वो एमर्ज होती है अमंग द कांग्रेस लीडरशिप। तो यहाँ पे कांग्रेस जो स्वराजिस्ट थे दे वर नॉट डिफर फ्रॉम द कांग्रेस, या कांग्रेस के कोई अलग से ब्रांच नहीं थे, दे वर कांग्रेस नेशनल लीडर ही थे, लेकिन बस थोड़ी सी उनकी अप्रोच जो है वो डिफरेंट थी। कुछ दूसरे जो अदर कांग्रेस लीडर वांट कि गांधी जी के आइडियोलॉजी को ही हम अडेयर करें या गांधी जी के इंस्ट्रक्शन को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जबकि स्वराजिस्ट जो थे वो गांधी जी की आइडियोलॉजी के साथ साथ, यानी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और उनके साथ स्टक रहते हुए भी जो है सिस्टम के अंदर एंट्री लेना चाहते थे थ्रू कंटेस्ट इलेक्शन। तो बस ये डिफरेंस था नो चेंजर और स्वराजिस्ट के अंदर। और स्वराजिस्ट जो है वो एज अ रेस्पॉन्स एमर्ज होता है, जो पोस्ट नॉन कॉर्पोरेशन पीरियड है उसके रिस्पॉन्स में स्वराजिस्ट जो है वो एमर्ज होता है। तो यहाँ पे जो स्वराजिस्ट थे वो मतलब नॉन कॉर्पोरेशन जो आइडिया या कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन उसको और ज्यादा डीपर मीनिंग देना चाहते थे, इसको वाइडर स्कोप देना चाहते थे by contesting the election and carrying the non corporation within the legislature। तो यानी वो लेजिस्लेचर का पार्ट बन के नॉन कॉर्पोरेशन को सिस्टम के अंदर एंट्री करवाना चाहते थे, सो दैट वहां पे इफेक्टिवली नॉन कॉर्पोरेशन कॉन्सेप्ट को अगर वो इंट्रोड्यूस करते तो वहां से इफेक्टिवली और फ्रूटफुल रिजल्ट जो है उनको मिल सकते हैं, उनका ये मानना था बाय कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड ऑल। बिकॉज हमें पता है यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर जो 1919 के अंदर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए थे उसके थ्रू जो है इलेक्शन होने वाले थे 1923 के अंदर, जो न्यूली जो फॉर्म्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके लिए, और भी सारे जो 1919 के अंदर प्रोविजन थे मेन, जैसे डायर की, जिसके अंदर ट्रू पावर शेयरिंग नहीं की गई थी, है ना,
पावर शेयरिंग के नाम पे सिर्फ हमें जो है फॉल्स या शैडो पावर ट्रांसफर किया गया था वी कैन से इसमें। तो ये जो चीज थी इसने इंडियन इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं किया, या वी कैन से इंडियन इंटरेस्ट को सीरियसली नहीं लिया था। स्टिल गवर्नमेंट वांट कि सारा कंट्रोल जो है उनके हैंड में हो, एंड दे वर शोइंग देयर कैरेक्टर ऑफ नॉट शेयरिंग द पावर टू इंडियंस। तो इस वजह से स्वराजिस्ट यहाँ पे रिफॉर्म लाना चाहते थे, और वो रिफॉर्म जो है सिस्टम के बाहर रह के नहीं लाया जा सकता था। उनका ये मानना था कि हम इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें, इलेक्शन के अंदर हम जीते, हम मेजोरिटी के साथ अगर वहां रहेंगे तो डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारे अकॉर्डिंग होगी। अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई बिल लाती है, ऐसा कोई अमेंडमेंट लाती है, रिफॉर्म लाती है जो इंडियन इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेंगे, तो हम वहां पे बिकॉज वी विल बी इन द मेजोरिटी, तो हम वहां पे सिस्टम की जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है उसके अंदर डेडलॉक क्रिएट करेंगे, और कंप्लीट हम लेजिस्लेचर की जो मशीनरी है उसको फेल करेंगे। उनका ये मानना था, ठीक है। अगर वो सिस्टम, उनका ये मानना था अगर वो सिस्टम से बाहर रहेंगे तो इस तरह के जो रेडिकल चेंजेस है वो गेन करने के अंदर वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बेटर समझा कि नहीं, सिस्टम में जाकर ही, इलेक्शन के थ्रू अंदर जाकर ही मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन है उसको लेकर ही आप ये चीजें गेन कर सकते हो। और सेकंड कारण तो बता ही दिया मैंने कि सस्पेंशन के बाद यहाँ पे जो पैसिविटी है, पॉलिटिकल पैसिविटी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन के बाद वो आ जाती है, तो उस चीज को ब्रेक करने के लिए स्वराजिस्ट जो है वो एज अ रेस्पॉन्स में एमर्ज होते हैं। बिकॉज यहाँ पे उनका ये मानना था कि जो गांधी जी की जो स्ट्रेटेजी है वो एक डेफिनेट लाइन ऑफ पॉलिटिकल एक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही है, या वी कैन से सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड नहीं कर रही है आफ्टर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे स्ट्रक रहना या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे फोकस करना, क्या रियल पॉलिटिकल गेन हमें प्राप्त करवा सकता है, रियल पॉलिटिकल गेन क्या हम उससे कर सकते हैं। तो स्वराजिस्ट का मानना था कि नहीं, जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को चलाना इस फेज के अंदर ये कंप्लीटली इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर पॉलिटिकल पैसिविज्म को लाने जैसा होगा। तो दैट्स व्हाई दे डोंट हैव फेथ इन द गांधीयन स्ट्रेटेजी ऑफ द फॉर द पोस्ट नॉन कॉर्पोरेशन पीरियड, और उनको वो एक सब्स्टिट्यूट के अंदर मतलब सब्स्टिट्यूट के रूप में वो नहीं देख रहे थे गांधी जी की स्ट्रेटेजी जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के लिए थी। तो इस वजह से उन्होंने फिर अलग से अपना ये जो आइडियोलॉजी है स्वराजिस्ट की, ये मतलब स्वराजिस्ट एमर्ज होते अपने आप को, और उन्होंने फिर फैसला किया कि नहीं, along with the constructive program we should contest the election and should take participation in the upcoming election for the legislative council. Then यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी ब्रेक होती हुई नजर आ रही थी, ठीक है ना। आफ्टर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यहाँ पे सब जो है अपने अपने इंटरेस्ट, यानी जो हिंदू थे वो ये सोच रहे थे कि जो स्वराजिस्ट है उनके हैंड के अंदर हमारा जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड नहीं रहेगा। मुस्लिम जो है वो अब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, लेकिन नॉट एज अ कांग्रेस कॉन्टेस्टेंट या मतलब जो कांग्रेस के लीडर के रूप में नहीं लड़ने जा रहे थे, वो अपना मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे अपना इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। बिकॉज 1909 के अंदर जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा जो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करवाया था, तो उसकी चीज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वो एज अ वापस मुस्लिम कैंडिडेट बनने जा रहे थे। तो आफ्टर नॉन कॉर्पोरेशन पीरियड हमें गांधी जी के चले जाने के बाद से सब अपने अपने इंटरेस्ट को वापस सेफगार्ड करना चाहते थे, और उनको अब लग रहा था कि अब गांधी जी 6 साल के लिए चले गए तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की लीडरशिप किन के हाथों में जाएगी, वो उन्हीं के हाथों में जाएगी जो पहले कांग्रेस के लीडर थे। यानी जो मुस्लिम को ये लगता था कि हिंदू जो मेजोरिटी में है लीडर्स उनके हाथों में चली जाएगी, तो मुस्लिम इंटरेस्ट जो है वो सबमिसिव हो जाएंगे। और हिंदू को ये लग रहा था कि उनके इंटरेस्ट जो है वो स्वराजिस्ट के हाथों में जो है वो सेफ नहीं है। तो वो यहाँ पे ये सब हौश पौश मचने लगा, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वापस स्टार्ट रिसीविंग द डेथ ब्लो, यानी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो स्कैटर्ड यहाँ पे होने लगी। एंड देन यहाँ पे कम्युनल वायलेंस भी स्टार्ट हो गए थे, है ना। देन यहाँ पे जो गांधी जी की स्ट्रेटेजी थी नॉन वायलेंस, नॉन कॉर्पोरेशन, है ना, या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की, तो
तो ये जो स्ट्रेटेजी थी या ये जो आइडियोलॉजी थी, ये बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर को यहाँ पे सेटिस्फाई करने के अंदर फेल रहती है, या वी कैन से डाउटफुल रहती है, बिकॉज इट कुड नॉट अपील टू अपर मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उसको गांधी जी की अप्रोच जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं लगती थी। उनका ये मानना था कि किस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड मॉरलिटी जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, या नॉन वायलेंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क का यूज करके हम किस तरह से अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम जैसे गोल को यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो अपर मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो है वो डाउटफुल सिचुएशन में आता है ओवर द गांधीयन आइडियोलॉजी। इस वजह से यहाँ पे इसके रिस्पॉन्स के अंदर स्वराजिस्ट एमर्ज होते हैं। तो स्वराजिस्ट बेसिकली हम कह सकते हैं, तो उसके अंदर अगर लीडर देखो तो वो लोअर क्लास या इनसे नहीं आते, वो अपर मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया या वी कैन से अपर मिडिल क्लास एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया के जो लीडर थे वही स्वराजिस्ट के लीडर्स होते हैं, या स्वराजिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी है। तो ये दो पर्सनालिटी जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये इसके मेन लीडर होते हैं, या वी कैन से मेन आइडियोलॉजिस्ट होते हैं ऑफ द स्वराजिस्ट आइडियोलॉजी के। यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ने CR दास, यानी जिनको देशबंधु के नाम से भी जाता है, चित्तरंजन दास, CR दास का पूरा नाम चित्तरंजन दास या देशबंधु कह दो, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू जो थे इन्होंने गांधी जी का खूब सपोर्ट किया। हमने देखा भी है कि CR दास और जो मोतीलाल नेहरू ये एडवोकेट थे, किस तरह से इन्होंने जो अपनी ल्यूक्रेटिव एडवोकेट की जॉब थी उससे रेजिग्नेशन दिया है ना, बॉयकॉट किया ऑफ द जुडिशरी मशीन का, और एक एग्जाम्पल सेट किया उन लोगों के लिए जो अपने टाइटल और जो रेजिग्नेशन है वो नहीं दे रहे थे। तो लेकिन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद जो है, जब गांधी जी ने यहाँ पे सडन एक डिसीजन लिया ऑफ द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उनसे इनको बहुत बड़ा शॉक लगा कि इस तरह से गांधी जी कैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं। वो अकेले ही क्यों डिसीजन ले रहे, सबसे डिस्कस करना चाहिए था उन्हें, बिकॉज अदर नेशनलिस्ट जो थे वो मानते थे कि नहीं, हमें कंटिन्यू जो है स्ट्रगल करना है। अब गांधी जी की आइडियोलॉजी तो स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल की थी, उनको वो अपनी आइडियोलॉजी से चल रहे थे, लेकिन जो अदर नेशनलिस्ट थे वो इन स्ट्रेटेजी से इतना प्रैक्टिकली अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट होती है, और फिर CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे जो लीडर्स थे उन्होंने सेपरेट जाके स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, जिसका मेन स्वराज पार्टी है, तो इसका मेन गोल भी क्या रहेगा, स्वराज, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, या वी कैन से होम रूल या सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर वी कैन से इंडिया को डोमिनियन स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड करवाना। अब यहाँ पे दिसंबर 1922 के अंदर गया बिहार के अंदर कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता है वो सेशन होता है, और गया सेशन के बाद से ही 1 जनवरी 1923 को, आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1922, गया में सेशन हेल्ड होता है, एनुअल सेशन होता है कांग्रेस का, और वहां पे जो स्वराज पार्टी है उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है एज अ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। खिलाफत का मतलब अगेन यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जो ये स्वराज पार्टी है इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है एज अ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसका एस्टेब्लिशमेंट या जिसका जो फॉर्मेशन है वो 1 जनवरी 1923 के होता है। ठीक है, आफ्टर द गया सेशन ऑफ कांग्रेस। इसका क्या एम था, सेल्फ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर द इंडियन पीपल फ्रॉम द ब्रिटिश राज। इस पार्टी के प्रेसिडेंट्स के रूप में चित्तरंजन दास या वी कैन से CR दास जो है, देशबंधु जो है, वो इलेक्ट होते हैं, और मोतीलाल नेहरू इसके जनरल सेक्रेटरी के रूप में एमर्ज होते हैं। ठीक है, और भी इसके अदर नोटेबल लीडर्स जो थे जो इस पार्टी में इंक्लूड थे या इस पार्टी के अंदर अपना योगदान दे रहे थे, जैसे NC केलकर है, हुसैन शहीद सोवार्दी है,
सुरावादी और सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। मेन यहाँ पे देख लो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, यहाँ पे एंट्री हो जाती है इनकी, और यहीं से इनका जो डिफरेंट एक एटीट्यूड है टूवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो देखने को मिलता है, बिकॉज इन्होंने स्वराज पार्टी ज्वाइन की, और स्वराज का मतलब ही यही है कि हमें चाहिए पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश राज, एज इनके स्वराज पार्टी के एजेंडा में भी है, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, मोर पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और स्वराजिस्ट की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर डिपेंड है, वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, है ना। तो वो कैसे हो सकता है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो आप, उसके थ्रू आप लेजिस्लेचर के अंदर एंट्री करो, देन वहां पे जाके जो है आप अपनी डिमांड वगैरह रखो इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर वो उस चीज को अबाइड नहीं करते हैं, अडेयर नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो डेडलॉक क्रिएट करो, ये उनका स्ट्रेटजी थी। अब यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो आता है 1919 में, जिसके थ्रू इंडिया के अंदर इलेक्शन होने थे, बिकॉज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स फॉर इंडियन जो है वो इंक्रीज कर दी गई थी। उसके चलते अब क्या होने, इलेक्शन होने हैं, 1923 में ये इलेक्शन होते हैं, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर ही एक प्रोविजन रखा जाता है कि आफ्टर 10 years एक कमीशन गठित किया जाएगा जो इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन और जो भी सिचुएशन है यहाँ के लोगों की उसको एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आगे हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 1919 के बाद 10 years के बाद आप देख लो 1929 में ये आना चाहिए था, 10 years के बाद ये कमीशन आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये अपने मतलब सेट जो ईयर होता है उससे पहले 2 साल पहले ही आ जाता है 1927 में, ठीक है। इसका नाम होता है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध होता है, बिकॉज साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर थे उनमें से एक भी इंडियन नहीं था, ऑल वर ब्रिटिश। इस वजह से यहाँ पे अगेन इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया। जब मैटर ही इंडिया का है, इंडिया के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने हैं, इंडिया के लिए ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते हैं, तो इस कमीशन के मेंबर के अंदर सारे ब्रिटिश क्यों है। तो इस वजह से साइमन कमीशन का यहाँ पे पूरे भारत के अंदर विरोध होता है। और यहाँ पे वापस जो सारी पार्टीज है जो यहाँ पे अलग हो जाती है आफ्टर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मुस्लिम जो है अपने इंटरेस्ट देखने लगते हैं, हिंदू जो है अपने इंटरेस्ट देखने लगते हैं, है ना, बिकॉज पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था, ये वी कैन से लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया था जब गांधी जी यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद जेल चले जाते हैं, ठीक है। तो साइमन कमीशन के विरोध के अंदर साइमन कमीशन आता है, भारत छोड़ो, सॉरी साइमन कमीशन वापस जाओ जैसे नारे लगते हैं यहाँ पे। और साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी, ठीक है, जो रिकमेंडेशन दी उस रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया इन द एक्ट ऑफ 1935। इसी के बीच में कम्युनल अवार्ड आता है जो सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड करता है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो पहले किसके लिए था, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट खाली मुस्लिम्स के लिए था, और जो माइनॉरिटी है जैसे सिख है, ईसाई है, इनके सॉरी सिख है, पारसी है, उनके लिए, माइनॉरिटी के लिए था। लेकिन बाद में इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया और कम्युनल अवार्ड के रूप में हमें देखने को मिलता है जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो किन के लिए आता है, यहाँ पे डिप्रेस क्लास के लिए, जिसका गांधी जी यहाँ पे विरोध करते हैं। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1930 के अंदर, ठीक है, 27 में आता है, 1930 के अंदर ये अपनी रिकमेंडेशन, और इन रिकमेंडेशन के आधार पे जब आगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना था एज एक्ट ऑफ 1935 जो हमें देखने को मिलता है, उसको करने से पहले गवर्नमेंट जो थी वो डिस्कस करना चाहती थी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है, प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से और ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव से। तो इस वजह से 1930 के अंदर
तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसको ऑर्गेनाइज करने का प्रस्ताव रखा जाता है, सो दैट कि वो इंडियंस वगैरह से डिस्कस करते हैं, जो फाइनल नतीजा निकलेगा या इंडियन क्या चाहते हैं, प्रिंसिपल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव क्या चाहते हैं, ये सब क्या क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड वगैरह को सुन के एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो तैयार किया जाएगा, जो आगे एक्ट के रूप में पास होने वाला था। इस वजह से 1930 में, 1931 में, 1932 में तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट जो है यहाँ पे ये स्वराजिस्ट करते ही हैं, और प्रपोजल भी रखा था बिकॉज ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो। दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोविजन ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ये चाहते थे, और इन्होंने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट भी किया, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अच्छे अच्छे पदों पे भी इनको नियुक्त किया गया, ठीक है, बिकॉज इन्होंने मेजोरिटी यहाँ पे हासिल की थी। तो वहां पे जाके इन्होंने फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, और दे वांट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, तो उसके लिए ही ये चीज हुई थी। तो मोतीलाल नेहरू जी ने यहाँ पे प्रपोजल भी रखा फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सो दैट कि बैठ के यहाँ पे बात की जाए कि फर्दर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है इंडिया के लिए यहाँ पे फॉर्मुलेट करने चाहिए। लेकिन गांधी जी ने सेम टाइम पे 1930 के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दिया था अगेंस्ट द साइमन कमीशन रिपोर्ट, और यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो चलता है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ के स्वराजिस्ट का रोल यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रहता है, क्योंकि दे वांट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की प्रोसेस ऐसे होती है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आएगा एक्ट ऑफ 1935 के रूप में, तो उससे पहले ये डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम ऑफ द स्वराजिस्ट। तो मेन आइडियोलॉजी इनकी क्या थी स्वराजिस्ट की? स्वराजिस्ट की आइडियोलॉजी ये थी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करना उनको सही नहीं लगा। उनका ये मानना था कि ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी पॉलिटिकल पैसिविज्म को क्रिएट करेगा, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी बनी रहे इसके लिए उन्होंने स्वराजिस्ट या स्वराज पार्टी को एज अ ऑल्टरनेटिव के रूप में चूज किया, ठीक है। तो इस वजह से पैसिविटी को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, और वी कैन से स्वराजिस्ट गोल जो है वो अपनाए टू कंटिन्यू द पॉलिटिकल एक्टिविटी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सेकेंड इनका ये था कि जो रेजिस्टेंस की स्पिरिट है लोगों की उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो बनाए रखने के लिए, कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब गांधी जी भी जेल चले गए हैं और पैसिविज्म इतना ना हो जाए कि लोग जो है जो उनकी स्पिरिट है ऑफ द रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वो खत्म हो जाए, और यहाँ पे पॉलिटिकल वॉइड क्रिएट ना हो जाए। इस वजह से इस पॉलिटिकल वॉइड को अवॉइड करने के लिए इन्होंने यहाँ पे स्वराज पार्टी की यहाँ पे स्थापना की, या वी कैन से स्वराजिस्ट जो है वो एमर्ज होते हैं एज अ ऑल्टरनेटिव, सो दैट के लोगों के अंदर जो है पॉलिटिकल एक्टिविज्म की भावना जो है वो बनी रहे, और लोग जो है वो पॉलिटिकली एंथुजियास्ट रहे या उत्साहित रहे, ठीक है, कि उनको दिशा निर्देश मिलते रहे कि हाँ नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट ये करना है, सो दैट कि वो जो है नेशनलिस्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट की स्पेस के अंदर कंटिन्यू रहे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। तो इस वजह से जो स्वराजिस्ट के प्रोग्राम और आइडियोलॉजी है उन्होंने लोगों को डिमोरलाइजेशन होने से और जो पूरा सिस्टम है कांग्रेस का उसको डिसऑर्गेनाइज होने से बचाया, और यहाँ पे कांग्रेस को भी अपने पॉलिटिकल होल्ड को लूज करने के लिए भी इस चीज ने एक ऑल्टरनेटिव के रूप में या एक एक्स्ट्रा फोर्स के रूप में स्वराज पार्टी ने वर्क किया। अदरवाइज क्या हो गया था 1922 के बाद इसके मेन लीडर तो गांधी जी थे, गांधीयन जो है आइडियोलॉजी की जो हेगेमोनी है वो कांग्रेस को लीड कर रही थी। तो जब गांधी जी जेल चले गए तो यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो हो सकता था कि जो अदर फोर्सेस है या अदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस है वो एमर्ज हो जाए एट द प्लेस ऑफ कांग्रेस, है ना। तो कांग्रेस को इस पॉलिटिकल होल्ड को लूज करने से बचाने के लिए यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना होती है एज अ ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल एक्टिविटी के रूप में या पॉलिटिकल फोर्स के रूप में, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे जैसे ये गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के अंदर बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन को का डिमांड रखा था, तो हमने देखा, मतलब हमें पता है कि यहाँ पे जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के अंदर जब कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने बॉयकॉट किया तो जो अदर नॉन कांग्रेस थे उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में भाग लेना चाहा और वो चाहते थे कि उनकी मेजोरिटी हो, और वो थे प्रो ब्रिटिश, बेसिकली वी कैन से लिबरल्स, जो उस समय अलग हो गए थे। ऑन द इश्यू ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉडरेट जो थे वो लिबरल बन के मतलब लिबरल कहला के अलग हो चुके थे कांग्रेस से, तो वो वापस जो है अपना होल्ड या अपनी प्रेजेंस जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे अमंग द गवर्नमेंट मशीनरी। तो वो जो है नॉन कांग्रेस जो थे वो कैंडिडेट यहाँ पे एज अ अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोर्स के रूप में ना एमर्ज हो जाए, इस वजह से यहाँ पे स्वराजिस्ट ने ये स्टेप उठाया। और हम देखें कि क्या स्वराजिस्ट की जो नॉवेल्टी वैल्यू रहते हैं वो ये था कि उनको लेजिस्लेचर को यूज करना था एज ए पॉलिटिकल स्ट्रगल के प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। तो वो स्वराजिस्ट जो थे वो अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल को कंटिन्यू रखने के लिए लेजिस्लेचर को एज ए प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करने वाला। उनका ये मानना था कि सिस्टम से बाहर रह के आप उतना पॉलिटिकल गेन या जो आपका गोल है ऑफ द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम वो अचीव नहीं कर सकते जितना कि आप सिस्टम में रह के कर सकते हो। अगर आप वहां पे मेजोरिटी में हो तो यू कैन क्रिएट अ डेडलॉक फॉर द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। तो गवर्नमेंट जो है उससे प्रेशराइज होगी और फिर आपकी बात को या आपसे निगोशिएट करने को तैयार होगी। तो उनका ये मानना था, तो इस वजह से उन्होंने लेजिस्लेचर को एज ए प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया फॉर देयर पॉलिटिकल स्ट्रगल, दैट इज द नोवेल्टी वैल्यू ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम। और इस तरह से वो नॉन कॉर्पोरेशन को और ज्यादा इफेक्टिव रूप से कैरी करना चाहते थे। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्वराजिस्ट थे वो कोई अलग से लीडर नहीं थे या अलग से कोई कांग्रेस के अलग से कोई ब्रांच नहीं थी, है ना। वो जस्ट कांग्रेसमैन ही थे, देवर कांग्रेसमैन, देवर कांग्रेस कैंडिडेट, बट हैव अ डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द अदर कांग्रेस लीडर्स। एंड अदर डायमेंशन देखिए उनकी इस आइडियोलॉजी का, तो एक तो इन्होंने लेजिस्लेचर को एज अ प्लेटफॉर्म फॉर देयर पॉलिटिकल स्ट्रगल यूज करने के लिए सोचा ना, सो दैट कि वो अपने इस नॉन कॉर्पोरेशन के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म के अंदर कैरी कर सके। और अदर डायमेंशन देखें इनके आइडियोलॉजी का, तो वो जो सिस्टम में रह के बेटर तरीके से जो गवर्नमेंट पॉलिसी का हॉलोनेस है, जो फेक गवर्नमेंट पॉलिसीज है जैसे डायर की जैसे सिस्टम वगैरह, इनको और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपोज कर पाएंगे। बिकॉज सिस्टम से बाहर रह के आपको उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है जितना कि आप सिस्टम में रहते हुए किसी पद के ऊपर हो तो आप उस सिस्टम की अच्छे से जानकारी रख सकते हो। तो दे वॉन्ट टू एक्सपोज द रियल फेस ऑफ द गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वी कैन से उनकी जो पॉलिसीज के हॉलोनेस थे उनको वो एक्सपोज करना चाहते थे by living within the legislature और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। और वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का मोटो जो है वो यहाँ पे मेलाफाइड है, उनके इंटेंशन इंडियन इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो नहीं चाहते कि इंडियंस को पावर शेयर किया जाए या उनको जो है वो पॉलिटिकली एडवांस किया जाए। तो इस सारी चीजों को एक्सपोज करने के लिए भी स्वराजिस्ट ने अलग से अपना ये जो आइडियोलॉजी है वो रिप्रेजेंट की। देन यहाँ पे हम देखें तो स्वराजिस्ट प्रोग्राम के मेन जो प्रिंसिपल था या सिद्धांत था उनका ये था कि काउंसिल एंट्री। इसी चीज के ऊपर तो वो डिफर कर रहे थे अपने नो चेंजर से। नो चेंजर चाह रहे थे कि कंप्लीट इलेक्शन का बॉयकॉट करो, और जो स्वराजिस्ट है या प्रो चेंजर है वो चाह रहे थे कि नहीं काउंसिल एंट्री हो, यानी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करो। तो ये दो ही डिफरेंस है, ये एक ही डिफरेंस है मेन प्रो चेंजर और नो चेंजर के अंदर, यानी स्वराजिस्ट और नो चेंजर के अंदर। तो उनका ये प्रिंसिपल था, उनका ये सिद्धांत था कि टेक पार्ट इन द इलेक्शन, एंटर द लेजिस्लेचर एंड सिक्योर मेजोरिटी बाय फॉर्मिंग कोलिशन, यानी कि अदर पार्टी से भी गठबंधन करके आप मेजोरिटी को हासिल करो, ठीक है, आपकी सरकार बने, वहां पे आप मेजोरिटी के अंदर हो, सो दैट कि आप नेशनल डिमांड को वहां पे फॉरवर्ड कर सको या नेशनल डिमांड को वहां पे अपने फुल मेजोरिटी के साथ रख सको, जिसके कारण गवर्नमेंट जो है बेसिकली अगर आप मेजोरिटी के अंदर हो और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सारी प्रोसेस हो रही है तो उनको आपकी बात माननी पड़ेगी।
तो दे वांट कि हमें अगर हम खुद मेजोरिटी में नहीं आते, खाली कांग्रेस लीडर नहीं आते, तो अदर जो लीडर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है जैसे कि मुस्लिम लीग है या मुस्लिम लीडर जो है, तो उनके साथ कोलिएशन फॉर्म करो एंड पुट फॉरवर्ड द नेशनल डिमांड। और अगर गवर्नमेंट आपकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करती है, देन अपोज द गवर्नमेंट एंड क्रिएट द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक एंड मेक द वर्क ऑफ काउंसिल इम्पॉसिबल। ठीक है, ये उनका प्रिंसिपल था, उनका सिद्धांत था, सो दैट कि वो इफेक्टिव तरीके से जो उनका गोल ऑफ स्वराज है वो अटेंड कर पाए। देन आगे जाके उनके ये जो प्रोग्राम है वो और आगे जाता है ना। लेटर स्टेज के अंदर वो ये भी जो पब्लिक से ये भी डिमांड करते हैं कि वो पेमेंट टैक्सेस का पेमेंट करना बंद कर दे। अगर गवर्नमेंट जो है नेशनल डिमांड को एड्रेस नहीं करती है, एक्नॉलेज नहीं करती है, तो वो चाहते थे कि आप रेजिग्नेशन दे दो। ठीक है, जो पुराने मेथड्स है, जो गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस और ये चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दो, है ना, और वापस री एंट्री करो इन द प्रीवियस एफर्ट, सो दैट कि गवर्नमेंट जो है वो इन चीजों से वापस प्रेशराइज हो। और लोगों से अपील की गई कि वो टैक्सेस देना बंद कर दे, तो टैक्स देना बंद कर देंगे तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ेगा गवर्नमेंट के ट्रेजरी के ऊपर, तो गवर्नमेंट जो है फिर वो प्रेशर में आएगी। और इन सब के लिए आप सिविल डिसोबीडियंस जैसी चीजें भी परफॉर्म करो। तो इनके जो ये प्रोग्राम था ये फर्दर इस स्टेज के अंदर भी जाता है। और यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि स्वराजिस्ट जो थे वो कांग्रेस से अलग नहीं थे। ठीक है, वो गांधी जी को जो है अपनी लीडरशिप मतलब लीडर के रूप में रिकग्नाइज करते थे, जो गांधीयन आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते थे। ठीक है, दे बिलीव इन नॉन वायलेंट एजिटेशन, कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड इन नॉन कॉर्पोरेशन एक्सेप्ट इन काउंसिल एंट्री। बस एक ही उनकी अप्रोच अलग थी कि जैसे गांधी जी का कहना था कि काउंसिल के लिए जो इलेक्शन है उसको कंप्लीट बायकॉट करो, लेकिन यहाँ पे स्वराजिस्ट जो थे वो इस काउंसिल एंट्री के इश्यू पे लेके डिफर हो जाते हैं फ्रॉम दी गांधी जी। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो गांधी जी की लीडरशिप को अवॉइड करना छोड़ दिए या गांधी जी को अपना लीडर के रूप में रिकॉग्नाइज करना छोड़ दिया है, बस इस इश्यू के ऊपर ही उनके जो आइडियोलॉजी है वो डिफ्रेंशिएट करती है। तो स्वराजिस्ट जो थे वो गांधीयन आइडियोलॉजी को रिकॉग्नाइज करते थे, नॉन वायलेंट, नॉन कॉर्पोरेशन, कंस्ट्रक्टिव वर्क, इन सब चीज को वो अवॉइड करते थे, बस एक्सेप्ट द इशू ऑफ काउंसिल एंट्री वो थोड़े से यहाँ पे अलग थे, अपना अलग मत रखते थे। तो इस वजह से वी कैन से स्वराजिस्ट एमर्ज एज अ पार्टी विद इन द पार्टी, यानी कांग्रेस की पार्टी के अंदर ही अलग से एक पार्टी मतलब स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी जो है वो अलग से नहीं है, ये कांग्रेस के अंदर ही है, यानी पार्टी विद इन द पार्टी। ठीक है, ये स्वराज और ये पूरा कांग्रेस, तो पार्टी विद इन द पार्टी। अब उनके स्वराजिस्ट के प्रोग्राम के मेन कंपोनेंट देख लेते हैं कि क्या क्या नेशनलिस्ट डिमांड उन्होंने रखी या वो क्या चाहते थे फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो दे वांट अटेनमेंट ऑफ द फुल डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। ठीक है, कि भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, यानी सेल्फ रूल जो है वो प्रोवाइड किया जाए। देन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का राइट मिले इंडियंस को, फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिले, है ना, बिकॉज यहाँ पे पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव या प्रोविंशियल सिस्टम के लिए अलग से बजट नहीं हुआ करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाद में जो है प्रोविंस और सेंटर के लिए बजट भी अलग अलग कर दिए गए थे, और ये 1919 में ही हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर ही हुआ था। लेकिन ये और चाहते थे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है, जैसे रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में जो इन्हें दिया गया था सेल्फ रूल करने को, तो प्रोविंस के अंदर जो इंडियंस है वो वर्क कर रहे थे, या ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो बिलोंग कर रहे थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे। तो उन चीजों पे मेजोरिटी जो कंट्रोल था वो किनका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो उन्हें जो है थोड़ा ऑटोनॉमी और चाहिए था, यानी फुल ऑटोनॉमी चाहिए था एट प्रोविंशियल लेवल। देन ब्यूरोक्रेसी पे उनका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, इंडियंस का, और ब्यूरोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट की जाए ऑन द बेसिस ऑफ पावर फ्रॉम डिराइव्ड इट्स पावर फ्रॉम पीपल, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपना जो पावर है वो डिराइव करेगी फ्रॉम पीपल, यानी लोग जो है वो डिसाइड करेंगे ब्यूरोक्रेसी किस तरह से वर्क करे। ठीक है, जैसे आज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, वो अपनी जो पावर है वो कहाँ से डिराइव करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन। तो
इसी तर्ज पे जो है ये स्वराजिस्ट भी चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी को स्टेब्लिश किया जाए जो अपनी पावर को डिराइव करे फ्रॉम द पीपल, यानी पीपल विल भी फाइनल डिसीजन मेकर होंगे। देन यहाँ पे लोगों के राइट सिक्योर करा जाए फॉर द कंट्रोल मशीनरी एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आज के टाइम पे हम लोग कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट मशीनरीज को, यानी इलेक्शन होके हम अपने मनपसंद कैंडिडेट को आगे सेलेक्ट करते हैं टू रूल, और वी कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए या गवर्नमेंट मशीनरीज को चलाने के लिए लोग डिसाइड करेंगे अपना लीडर। तो इस वजह से जो लोगों के पॉलिटिकल राइट्स है उसका इन्हांसमेंट किया जाए, ये इनका स्वराजिस्ट का कहना था कि गवर्नमेंट मशीनरीज को या गवर्नमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए लोगों के जो राइट्स है उनको कन्फर किए जाए, यानी मोर पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को दी जाए। देन फाइनल यहाँ पे अटेनमेंट ऑफ स्वराज। देन उनके प्रोग्राम के और कंपोनेंट है जैसे इंट्रोड्यूस एंड सपोर्ट रिजोल्यूशन बिल्स एंड मेजर्स इन फेवर ऑफ पीपल एंड कंट्री एज अ होल, यानी इंडिया के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने वाले रिजोल्यूशन बिल्स और अदर मेजर्स को ये फेवर करेंगे। इस तरह का इनकी आइडियोलॉजी थी। कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है गांधी जी को जो कांग्रेस के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं उनको ये सपोर्ट करेंगे, यानी कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर भी इनका फोकस रहेगा। जो इंटर कम्युनल यूनिटी है यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी और अदर सेक्शन ऑफ द जो कम्युनिटी है उनके बीच में हार्मनी स्टेब्लिश करने के लिए मेजर्स अपनाने जाएंगे, उसके लिए एफर्ट किए जाएंगे। देन यहाँ पे मेजर जो चीज़ है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए जो है ये वर्क करेंगे स्वराजिस्ट एज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ द गांधीयन आइडियोलॉजी। देन इन्होंने ये भी अपने आइडियोलॉजी के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर एजेंडा रखा कि लेबर के ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल हो चाहे एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल लेबर का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट किए जाएंगे सो दैट कि वो भी अपनी डिमांड और जो अपने ग्रीवेंसेस है उनको फुल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रखे जाए, है ना। तो अगर वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क करेंगे तो वो अपनी डिमांड को गवर्नमेंट तक इफेक्टिव रूप से पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो भी एज अ एक पॉलिटिकल एक्सटर्नल फोर्स के रूप में वर्क करेंगे। देन दे वांट कि इंडियन लोगों का कंट्रोल होना चाहिए ओवर द लोकल एंड म्युनिसिपल बॉडीज, ठीक है। फेडरेशन ऑफ एशियाटिक कंट्रीज, मतलब जितनी भी एशियाटिक कंट्रीज थी उनका फेडरेशन क्रिएट करना चाहिए सो दैट कि ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट किया जा सके, है ना, ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। बिकॉज अभी यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट ट्रेड एंड कॉमर्स को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। इंडियंस हैव नो राइट टू डील विद दिस इश्यू ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे स्वराजिस्ट कहते हैं कि पहले तो ट्रेड एंड कॉमर्स को इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए दो और एक एशियाटिक कंट्रीज का फेडरेशन बनाते हैं सो दैट कि ट्रेड एंड कॉमर्स को और ज्यादा बूस्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। देन यहाँ पे एजेंसी फॉर प्रोपोगेंडा आउटसाइड इंडिया, यानी अपने इस जो प्रोपोगेंडा है उसको आउटसाइड इंडिया करने के लिए एजेंसी का भी क्रिएशन किया जाए, ये उनके प्रोग्राम के अंदर था। अब हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे डिफरेंशिएशन करने को लिखा जाए कि राइट द टू डिफरेंस या जो भी डिफरेंस बिटवीन द स्वराजिस्ट या प्रो चेंजर एंड नो चेंजर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो स्वराजिस्ट यहाँ पे देखे और नो चेंजर को देखे तो स्वराजिस्ट यहाँ पे क्या थे, दे वांटेड रिटर्न टू एक्टिव पॉलिटिक्स, वेयर नो चेंजर जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर नहीं रहना चाहते थे, पॉलिटिक्स को कंप्लीटली वो बॉयकॉट करना चाहते थे, यानी जो भी गवर्नमेंट मशीनरीज है, इंस्टीट्यूशन है, उनको वो बॉयकॉट करना चाहते थे। लेकिन स्वराजिस्ट जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर रिटर्न करना चाहते थे आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। दे डोंट वांट टू बी रिमेन इन द पैसिव फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, या जो पॉलिटिकल पैसिविज्म है उनके अंदर वो नहीं रहना चाहते थे, ठीक है, विच इज इंक्लूडेड एंट्री इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो जो नेक्स्ट असेंबली के लिए इलेक्शन होने वाले थे उनके अंदर ये कॉन्टेस्ट करना चाहते थे, यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट या एंट्री करना चाहते थे। वेयर एज नो चेंजर दे वर अगेंस्ट एंट्री इनटू द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी दे वांट टू बॉयकॉट द इलेक्शन, अपकमिंग इलेक्शन। दूसरी तरफ यहाँ पे स्वराजिस्ट जो थे वो ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि वो भी कैपेबल है ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्किंग ऑफ रिफॉर्म ऑफ द
रिफॉर्म लेजिस्लेचर बाय कैप्चरिंग सीट, कि वो गवर्नमेंट को बताना चाहते थे, पावर ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर, कि हम भी इतने कैपेबल है कि हम सीट को जो इलेक्टेड सीटें इंक्रीज की गई थी उनको कैप्चर कर सकते हैं और गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो नो चेंजर थे वो इस चीज के अंदर काउंसिल एंट्री नहीं चाहते थे, वो जस्ट वांट टू कंटिन्यू विद द गांधी जी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते थे। तो यहाँ पे स्वराजिस्ट के अगर मेजर लीडर्स देखें हम तो चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस और अजमल खान है। वेयर एज नो चेंजर के रूप में हम देखें तो उसके जो मेजर लीडर है वो है सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद और एम.ए. अंसारी, ये थे। तो ये एक छोटा मोटा डिफरेंस है बिटवीन द स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर। तो अब हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द स्वराजिस्ट। फिर क्या कारण रहा कि स्वराजिस्ट का डिक्लाइन हो गया और फाइनली स्वराज पार्टी जो है वो वापस कांग्रेस के अंदर मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वराजिस्ट के डिक्लाइन का कारण मेजर तो ये था कि एक तो फर्स्ट यहाँ पे जो लीडर्स थे उनके बीच में ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे। जैसे कि हम कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल वाइबल फोर्स के रूप में एमर्ज हुआ इन द फॉर्म ऑफ कोलिशन, ठीक है, कोलिशन। तो जब कोलिशन इन्होंने अदर जो कैंडिडेट्स थे या अदर जो पार्टीज थी, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके साथ फॉर्म किया, तो ऑब्वियस है यहाँ पे गठबंधन सरकार कैसी होती है, गठबंधन सरकार के क्या कैरेक्टर रहते वही यहाँ पे रहे कि जिनके अंदर जिस आइडियोलॉजी कंसेशंस पे या जो विचारधारा की जो सहमति है, जो चीज पे बनी वो इतनी वीक थी, इतनी शैलो थी कि इस यूनिटी को होल्ड करके रखने में सक्षम नहीं थी। जब भी वक्त आता था तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ द कोलिशन जो थे वो अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए यहाँ पे आपस में ही लड़ने लगते थे, ठीक है, या वी कैन से आपस में उनके मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होने लगते थे। इस वजह से यहाँ पे जो ये चीज है, जो कोलिएशन फॉर्मेशन था और जिस बेस के ऊपर ये कोलिएशन फॉर्म थे वो इस यूनिटी को होल्ड करके रखने में बहुत ही ज्यादा वीक और शैलो थे, जो कि थ्रेटन करते थे इनके डिसइंटीग्रेशन को, यानी कि जो मतलब प्रमोट करते थे इनके डिसइंटीग्रेशन को। क्योंकि जब भी वक्त आता था या जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ द कोलिशन जो थे वो अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आपस में ही जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते थे। इस वजह से यहाँ पे बिकॉज ऑफ उनकी मेजॉरिटी या उनका जो यूनिटी है ये कोलिशन पे टिका हुआ था, इस वजह से ये आइडियोलॉजिकल जो कंसेशन इनमें बना हुआ था ये बहुत ज्यादा वीक और शैलो था, जो इस यूनिटी को होल्ड करके रखने में सक्षम नहीं था या एबल नहीं था। तो लीडर्स का आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में रहना अपने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एक मेजर रीजन रहता है इनके डिक्लाइनेशन का। देन यहाँ पे पॉलिसी ऑफ एब्स्ट्रक्शन है ना, जो अवरुद्ध करने की जो पॉलिसी थी या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस करने की जो इनकी पॉलिसी थी वो भी इतनी पावरफुल नहीं थी कि इस यूनिटी को जो है वो होल्ड करके रख सके। इस वजह से यहाँ पे इन सब कारणों से यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट या बेसिकली जो इनके प्रोग्राम का जो एजेंडा था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नहीं था कि इस यूनिटी को वो स्ट्रॉन्ग करके रख सके, ठीक है। That's why we can say there is a disunity lying beneath the apparent unity, यानी जो यूनिटी हमें दिख रही थी, जो सामने सामने हमें दिख रही थी कि ये कोलिएशन फॉर्म के अंदर स्वराज पार्टी या स्वराजिस्ट लीडर जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो है बीनीथ अगर उसके देखे तो वो डिसयूनिटी थी अपने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है। ऐसा भी वक्त आता था कि जब कुछ ग्रुप्स को ऐसा लगता था कि उनके इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहे तो वो गवर्नमेंट की तरफ जो है वापस रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की पॉलिसी अपनाने या एटीट्यूड जो है वो अपनाने लग जाते थे। जबकि यहाँ पे इनका मेन काम क्या था, पॉलिसी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी स्वराजिस्ट क्या चाहते थे, लेजिस्लेचर के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन को एक्सटेंडेड फॉर्म पे ले जाना या एक इफेक्टिव फॉर्म के अंदर परफॉर्म करने का मेन इनका एजेंडा था, ठीक है ना। इस वजह से उन्होंने काउंसिल के अंदर एंट्री की, लेकिन यहाँ पे ये एजेंडा इतना पावरफुल नहीं था कि वो इन सभी लीडर्स को एक साथ है इनकी यूनिटी को होल्ड करके रख पाए।
तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है? परसिस्टेंट टेंडेंसी टू ओवरशैडो कलेक्टिव इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप। यानी अब यहाँ पे क्या होने लगा कि अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को, यानी मान लो स्वराज पार्टी डोमिनेट करना चाहती है लेजिस्लेचर को, ठीक है ना, जो उसके कोलिएशन के अंदर अदर ग्रुप जो है वो उनके इंटरेस्ट को इतना मतलब आगे या इतना तवज्जो नहीं देना चाहती है, तो वो अपने आप को डोमिनेट करने के लिए क्या होता था कि अपने जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने को सोचने लगते थे, जिससे कि क्या होता था कि जो वेरियस ग्रुप के जो इंटरेस्ट थे वो यहाँ पे सबमिसिव हो जाते थे या सबड्यूड हो जाते थे। इस वजह से क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होती थी? कॉन्फ्लिक्ट, रिफ्ट एंड डिफेक्शन की। यानी जो अदर कोलिएशन के इनके ग्रुप थे, कोलिएशन के अंदर जो अदर वेरियस ग्रुप थे वो यहाँ पे पार्टी छोड़ के जाना चाहते थे, या जो इनकी मेजोरिटी के अंदर जो ये कोलिएशन फॉर्म किया था, कोलिएशन को छोड़ के फिर जाना चाहते थे। तो इस तरह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, रिफ्ट और डिफेक्शन की सिचुएशन क्रिएट होने लगी, बिकॉज एक ना एक ग्रुप जो है वो अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे डोमिनेट करना चाहता था। मान लो अगर स्वराजिस्ट डोमिनेट करना चाहते थे तो वो अदर वेरियस ग्रुप के इंटरेस्ट की कॉस्ट पे करना चाहते थे। तो यहाँ पे एक सहमति नहीं होने के कारण, इन लीडर्स के बीच में आपसी फूट होने के कारण और एक मत नहीं होने के कारण ये चीजें उत्पन्न होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट, रिफ्ट और डिफेक्शन की। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखने को भी मिलता है कि जो एनसी केलकर और मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने अलग से जाके अपनी एक नेशनलिस्ट पार्टी खड़ी कर दी, नेशनलिस्ट पार्टी के नेम से एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ये इसी का नतीजा था, कॉन्फ्लिक्ट, रिफ्ट एंड डिफेक्शन का, ठीक है। देन यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट पार्टी के देन जिन्ना ने इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दी, ठीक है। तो नेशनलिस्ट पार्टी फॉर्म बाय मदन मोहन मालवीय एंड एनसी केलकर एंड इंडिपेंडेंट पार्टी एस्टेब्लिश बाय द जिन्ना। तो ये इसी का रिजल्ट है कि इन लीडर्स के बीच में एक सहमति नहीं थी, आपसी फूट थी। इस वजह से ये चीजें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और रिफ्ट के रूप में हमें दिखाई देने को मिलती है कि वेरियस ग्रुप ने अपने अलग अलग से अलग अलग से पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना शुरू कर दिया, सो दैट कि वो अपने अपने इंटरेस्ट जो है, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो सर्व कर सके या सेफगार्ड कर सके। तो इन चीजों ने यहाँ पे आगे जाके, जैसे यहाँ पे देखो जिन्ना जो है वो अलग से अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी बना रहे, सो दैट कि उनका ये मानना था कि मुस्लिम इंटरेस्ट को और अच्छे तरीके से या स्ट्रॉन्ग तरीके से वो सेफगार्ड कर सके, बिकॉज उनको लगने लगा कि स्वराजिस्ट के हाथों में जो मुस्लिम इंटरेस्ट है वो इतने सेफ नहीं है। और अदर जो हिंदूज थे वो सोचने लगे, जैसे मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर, ये सोचने लगे कि जो हिंदू इंटरेस्ट है वो स्वराजिस्ट के हाथों में सेफ नहीं है, तो वो स्वराजिस्ट से अलग होके अपनी अलग अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने लगे। तो ये क्लैश जो होने लगा बिटवीन द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द कोलिएशन एंड दोज ऑफ द पार्टीज, द कोलिएशन वाज द आउटकम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनल फोर्सेस। तो आगे जाके इन्होंने कम्युनल फोर्सेस को और ज्यादा बढ़ावा दिया। और ये चीजें ऐसे इस तरह से डिपार्ट करना या मतलब अपने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना भी किसका रिजल्ट है? कम्युनल फोर्सेस का ही रिजल्ट है। अभी भी जो कम्युनल फोर्सेस है लोगों के माइंड में है, नहीं हिंदू सोच रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट सेफगार्ड नहीं है, मुस्लिम सोच रहे हैं कि स्वराजिस्ट के अंदर हमारे इंटरेस्ट सेफगार्ड नहीं है, हमें अपना अलग से पार्टी फॉर्म करनी चाहिए। तो ये सारा किसका रिजल्ट है? कम्युनल फोर्सेस का रिजल्ट है। तो ये जो कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द कोलिएशन है और जो पार्टीज है इनके बीच में जो क्लैश है, ये किनका रिजल्ट है? कम्युनल फोर्सेस का। तो इस वजह से भी ये मेजर डिक्लाइनेशन का कारण बनता है कि इनके कलेक्टिव इंटरेस्ट के बीच में ही क्लैश होने लगे। और यहाँ पे जिन्ना का अलग से पार्टी बनाने का एक रीजन भी रहता है कि बंगाल के अंदर जो है एक इश्यू होता है, मतलब जमींदार और टेनेंट्स का, जिसमें स्वराजिस्ट जो है वो जमींदारों का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, टेनेंट्स का यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते या टेनेंट्स के इशू को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो और मेजॉरिटी ऑफ द टेनेंट्स जो थे वो मुस्लिम थे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे फिर लगने लगा कि स्वराजिस्ट के हाथों में जो मुस्लिम इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड नहीं है। इस वजह से जिन्ना ने यहाँ पे अलग से इंडिपेंडेंस पार्टी के रूप में अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टेब्लिश की। तो इस वजह से यहाँ पे हिंदू एंड मुस्लिम जो है ये एलियनेशन है, इनका अलग होने का जो ट्रेंड है वो यहाँ से देखने को भी मिलता है। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो चुकी थी, वो अब वापस शैटर्ड होती हुई नजर
आती है यहाँ पे पोस्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पीरियड के अंदर। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि स्वराजिस्ट के हाथों में हमारे इंटरेस्ट जो है वो सेफगार्ड नहीं है, वो अगेन नॉन कॉर्पोरेशन से रेस्पॉन्सिव कॉर्पोरेशन अपनाने लगे टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उनके साथ जो है वो मतलब उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सो दैट कि उनको ये होप थी कि गवर्नमेंट जो है वो उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे अगर वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, यानी बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे वापस जो नॉन कॉर्पोरेशन का एटीट्यूड था वो रेस्पॉन्सिव कॉर्पोरेशन के अंदर टर्न होने लगा, और मुस्लिम जो है वो भी पार्टिसिपेट करने लगे इलेक्शन के अंदर, बट नॉट एज अ कांग्रेस कैंडिडेट बट एज अ मुस्लिम कैंडिडेट। तो यहाँ से हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो स्कैटर्ड या शैटर्ड होती हुई नजर आने लगी। और स्वराजिस्ट पार्टी तो बनी इन कोलिएशन से थी, मतलब स्वराजिस्ट का जो मतलब मेन अगर हम कहें कि अगर उनका दबदबा था लेजिस्लेशन के अंदर तो वो किस वजह से था, इन कोलिएशन के वजह से। तो कोलिएशन जब सैटर्ड होने लगा, कोलिएशन डिसइंटीग्रेट होने लगा, तो उनकी पावर भी जो है वो रिड्यूस होने लगी, है ना, एज ए पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में। तो यहाँ से इनका डिक्लाइनेशन जो है वो शुरू हो जाता है। एंड दे कुड नॉट हार्मोनाइज the constitutional politics inside the legislature and mass politics outside it। तो उन्होंने जो है एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स जो उनको लेजिस्लेचर के अंदर रह के काम करना था, और साथ में उनको जो मॉब है या सॉरी जो मास है उनको भी अपने साथ इनकॉर्पोरेट करके चलना था, उनसे भी डिस्कस करना था। तो मास पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स के बीच में ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं बिठा पाए, इस वजह से ये यहाँ पे फेल्योर देखने को मिलता है। मास जो है वो इनसे और ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रही थी, अपने लीडर के रूप में इनको नहीं देख पा रही थी, बिकॉज मास पॉलिटिक्स जो है और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स है इनसाइड द लेजिस्लेचर वो उनको उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन या हार्मोनाइजिंग सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पाए। तो बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही इनका इलेक्शन होता है और ये असेंबली के अंदर जाते हैं, फिर इनको वेरियस जो लुक्रेटिव डेजिग्नेशन मिलता है, तो उनसे उन चीज़ों से ये इम्पैक्ट होने से या इफेक्ट होने से बच नहीं पाते हैं ना। जैसे जो विठल भाई पटेल है उनको स्पीकर ऑफ द असेंबली बनाया गया, मोतीलाल नेहरू को भी यहाँ पे लुक्रेटिव पद दिया गया था। तो उन चीज़ों से अफेक्ट होने से वो बच नहीं पाए, अपने आप को बच नहीं पाए, और वो उन चीज़ों के अंदर ही इंडल्ज होते हुए मतलब इंडल्ज होके रह गए। तो इस वजह से यहाँ पे उनकी जो मास पॉलिटिक्स थी उनको वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, या उनके अंदर अपना इतना एफर्ट नहीं दे पाए, जिससे कि मास जो है वो इनसे एलिनेटेड होती हुई नजर आई। देन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स भी उनकी फेल होती हुई नजर आई, बिकॉज कोलिएशन को भी वो यूनाइट करके नहीं रख पाए। जो अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट है उनके अंदर क्लैश होने की वजह से उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स भी फेल होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे वो पार्लियामेंट्री परक्विसाइट्स एंड पोजीशन ऑफ स्टेटस एंड पावर से को एंजॉय करने से अपने आप को रोक नहीं पाए, है ना, और ये चीजें उनको फिर हार्म करती है इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज वो गए तो अंदर एज अ मास लीडर के रूप में, लेकिन वहां पे जाके वो जो है कंप्लीट गवर्नमेंट एंटिटी बन जाते हैं। और जब उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे पार्लियामेंट्री पद वगैरह दिए गए, पार्लियामेंट्री जो बेनिफिट्स है ना, वो दिए जाने लगे, अलाउंसेस है वो दिए जाने लगे, तो वो बेसिकली कौन इन चीज़ों को एंजॉय नहीं करता। तो इन चीज़ों से आप इंडिफरेंट नहीं रह पाते हो जब आपके पास ये चीज़ें आती है। जब आप इलेक्शन लड़ते हो, आप आज के कैंडिडेट को देख लो, जब वो इलेक्शन लड़ता है तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे में से एक हिस्सा हूँ, लेकिन जब वो असेंबली में जाके या मतलब पार्लियामेंट में जाके बैठता है तो उसका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट ही होता है। फिर वो आपके अप्रोच से या जो मास है उसकी अप्रोच से बाहर हो जाता है। वो नो मोर बी अ मास लीडर, ही विल बी अ कंप्लीटली अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, या फिर वी कैन से कि गवर्नमेंट का एक हिस्सा बन जाता है, ना कि वो मास का या पब्लिक का एक हिस्सा रहता है, अपने आप को इनडिफरेंट फील करने लगता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको अलाउंसेज और जो सारी फैसिलिटीज मिलने लगी आफ्टर दी हैविंग दिस पार्लियामेंट्री डेजिग्नेशन, तो ये जो नॉन कॉर्पोरेशन का जो पॉलिसी था वो किस में शिफ्ट होने लगी, रिस्पॉन्सिव कॉर्पोरेशन में। ठीक है,
तो ये कारण मेजर, जब नॉन कॉर्पोरेशन के मुद्दे पे प्रिंसिपल पे ही आप काउंसिल एंट्री किए थे, मास को आपने ये यकीन दिलाया कि हम नॉन कॉर्पोरेशन को और ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म पे लेके जाएंगे, तो मास जो थे वो आपको अपने लीडर के रूप में मान रहे थे, और वहां जाकर आप गवर्नमेंट के साथ रेस्पॉन्सिव कॉर्पोरेशन की पॉलिसी अपनाओगे तो किस तरह से मास आपको आपके साथ रिलेट कर पाएगी, तो ऑब्वियसली ये आपके डिक्लाइनेशन का फिर कारण बनता है यहाँ पे। देन यहाँ पे साइमन कमीशन का गठित होना या साइमन कमीशन का भारत आना भी जो है एक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी क्रिएट करता है जिसके कारण से स्वराज पार्टी की जो रिलेवेंस है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज दे वांट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ही वो चाह रहे थे, यही मेन उनके प्रिंसिपल एजेंडा, प्रोग्राम का एजेंडा में भी था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन का गठन कर दिया था, जिसको यहाँ पे 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के 10 साल बाद गठित होना था। ठीक है, 10 साल बाद इसका मतलब आना था भारत के अंदर, लेकिन ये अपने शेड्यूल्ड ईयर से पहले ही आ जाता है 1927 के अंदर। ठीक है, और इसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही ये साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1930 के अंदर, और इसके विरोध के अंदर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, और इसी के साथ गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1930 में, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण ही उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया। देन फिर जो गवर्नमेंट है साइमन कमीशन है, उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी थी, और इस रिपोर्ट के जो प्रोविजन थे उनको डिस्कस करने के लिए ही इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन रखा था कि इस चीजों पे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर फाइनल जो है हम उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट होगा उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं करते, सेकंड में करते हैं, लेकिन थर्ड में वापस सिचुएशन अलग हो जाती है, वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करते, और यहाँ पे तो कांग्रेस को जो है वो डिसबैंड ही कर दिया गया था। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अंबेडकर जी जो थे उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, बिकॉज यहाँ पे 1930 के बाद साइमन कमीशन के बाद ही कम्युनल अवार्ड दिया गया था, प्रपोजल रखा गया था जिसके अंदर डिप्रेस क्लास के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन रखा गया था। अब यहाँ पे अंबेडकर जी का तो मानना ही था कि पॉलिटिकल एडवांसमेंट या पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट नहीं है अगर, तो आपके सोशियो और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का कोई भी रिलेवेंसी नहीं रह जाती है। लेकिन गांधी जी जो थे इसके अगेंस्ट थे, गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड का यहाँ पे विरोध भी किया था। ये सारी चीजें हमने कवर की है अच्छे से कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, देन साइमन कमीशन, देन कम्युनल अवार्ड, देन एक्ट ऑफ 1935, ये सारी अलग से एक सेशन है जिसके अंदर खाली जितने भी वेरियस एक्ट पास ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल है वो कवर किए गए, आप वहां पर जाके इसको कवर कर लीजिएगा। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो 1935 के एक्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ही ये चाह रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाने के अंदर रेडी हो जाती है, तो इनकी जो पार्टी की रिलेवेंसी है वो यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आती है। और फिर यहाँ पे साइमन कमीशन का जब गठन होता है, तो साइमन कमीशन के अंदर मैंने जैसे कहा कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म तो चाह रहे थे, लेकिन साइमन कमीशन के अंदर एक भी मेंबर इंडियन नहीं होने की वजह से इस कमीशन का यहाँ पे बहिष्कार होता है। देन ऑल द पार्टी ज्वाइनिंग हैंड एज अ रिस्पॉन्स टू इट एज एमर्जेंट ऑफ एंटी साइमन एजिटेशन। ठीक है, फिर सभी पार्टी चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, जितनी भी सारी पार्टियां थी इंडिया के अंदर, उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध के अंदर एजिटेशन करना शुरू कर दिया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी यहाँ पे लगाने शुरू कर दिए। तो कुल मिला के सभी पूरे देश के अंदर सभी पार्टी ने एक साथ मिलकर साइमन कमीशन के विरोध में यहाँ पे एजिटेशन करना शुरू किया। तो इस वजह से स्वराज पार्टी का यहाँ पे रिलेवेंस नहीं हो जाता, बिकॉज सारी पार्टियां जो है यहाँ पे एक हो चुकी है और एंटी साइमन कमीशन का जो एजिटेशन है वो स्टार्ट हो चुका है इंडिया के अंदर। दैट्स वाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम ऑफ दी स्वराज पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का जो एजेंडा था या जो प्रोविजन था वो अब रिलेवेंस यहाँ पे खो देता है। ठीक है ना।
तो यहाँ से ही फिर स्वराज पार्टी जो है वो कम्प्लीटली मर्ज हो जाती है विद द आईएनसी। जैसे मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर से ही ये पार्टी विद इन द पार्टी एमर्ज हुई थी और फाइनली इसका जो है मर्ज जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो जाता है। इस तरह से स्वराजिस्ट जो है वो डिक्लाइनेशन का फेज देखते हैं। तो ये थे स्वराजिस्ट। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने तो कभी कभार क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए। लेकिन हाँ, जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, उनके मेन लीडर कौन थे, मोतीलाल नेहरू या CR दास जो थे वो मेन स्वराजिस्ट आइडियोलॉजी के लीडर थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती है और आपको यहाँ पे मतलब जो क्रोनोलॉजी है वो भी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि किस समय पे क्या इवेंट हुए, क्या आइडियोलॉजी ने किस समय पे एमर्ज किया और किस तरह से उसने डिक्लाइन दिया। ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री के अंदर क्रोनोलॉजिकली याद होनी चाहिए। तो ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल examyatra.com and please support our effort by like and subscribe this channel. Thank you.